Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about India's proactive diplomacy on Russia-Ukraine war. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज राइट नाउ ऑन विजिट टू यूक्रेन और वहां पे उन्होंने मुलाकात की है यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने रसिया का भी विजिट किया था और उस वक्त उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। अभी जो मौजूदा यूक्रेन विजिट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ पे मेन एजेंडा है रसिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर को कैसे खत्म किया जाए। ये वॉर चलते हुए लगभग अब 2.5 साल हो गए हैं। इट स्टार्टेड इन मार्च 2022 ओनली और अभी तक इस कारण से खासकर यूक्रेनियन साइड में काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, खासकर सिविलियन पॉपुलेशन, छोटे छोटे बच्चों की भी काफ़ी डेथ हुई है। तो अब इंडिया प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है विथ अ गोल ऑफ ब्रिंगिंग एंड टू दिस वॉर। तो इस मीटिंग के दौरान यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज नॉट न्यूट्रल ऑन दिस स्टैंड। न्यूट्रल वर्ड नेगेटिव वर्ड होगा, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि इंडिया इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एक्टिव न्यूट्रलिटी। यू सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलिटी एंड एक्टिव न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी सिंपली मीन्स पैसिवनेस, कि हमें मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है इस केस में। इंडिया का अप्रोच कुछ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में। वी आर वेरी मच विजिलेंट ऑफ द सिचुएशन, बट हाँ, हम किसी भी एक साइड के साथ अलाइन नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीस आए। तो ध्यान रखिए, इस पे प्रश्न एथिक्स में बन सकता है, न्यूट्रलिटी एंड एक्टिव न्यूट्रलिटी के बीच का अंतर। एक्टिव न्यूट्रलिटी मीन्स वी आर प्रोएक्टिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग एंड टू दिस वॉर, yet we don't want to commit or side with any of the party, neither Russia nor Ukraine। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तो पीस के साथ हैं और हम सॉल्यूशन चाहते हैं, फाइनल कंक्लूडिंग सॉल्यूशन चाहते हैं टू एंड दिस वॉर। तो यहाँ पे आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, वी हैव स्टेड अवे फ्रॉम द वॉर but we are not neutral, we are for peace, and I told Putin on his face that this is not the era of war। ये वाला सेंटेंस अगर आप याद कर लें तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में मदद मिल सकती है। हम इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि राइट नाउ द 21st सेंचुरी इज नॉट एरा ऑफ वॉर। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हर एक डिस्प्यूट को नेगोशिएशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि इंडिया इज कमिटेड, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि वी आर कमिटेड टू सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ बोथ पार्टीज, रसिया एज वेल एज यूक्रेन। मौजूदा टाइम में आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ सुना होगा, हम आने वाले एनालिसिस में कवर भी करेंगे। कुछ कुछ टेरिटरीज में यूक्रेनियन फोर्सेस भी रसिया के टेरिटरी में आप इंटर कर चुके हैं। कुछ कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कहीं कहीं पे जहां पे यूक्रेनियन फोर्सेस हैव इंटर्ड इनटू रशियन टेरिटरी। तो दोनों साइड, रसिया एंड यूक्रेन, आर वायलेटिंग ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया इज विलिंग टू डू व्हाटएवर इट कैन टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो मुद्दा यह है कि इंडिया हैज स्टार्टेड टू प्ले अ वेरी प्रोएक्टिव रोल टू ब्रिंग एंड टू दिस वॉर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब, सब प्रधानमंत्री जी को अकॉम्पनी कर रहे हैं ऑन हिज यूक्रेनियन विजिट। तो इंडिया अब काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है और अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है इस वॉर को ख़त्म कराने में तो भारत का स्टेचर ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इंडिया इज लेवरेजिंग अपॉन इट्स ह्यूज इकोनॉमिक इंटरैक्शन विद रसिया। हम रसिया से खूब सारा तेल तो खरीद ही रहे हैं, रसिया के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं जहाँ पे वी आर द बायर। तो कहीं ना कहीं उस लिहाजे से इंडिया इस रिलाइंग कि हम रसिया को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्लस रसिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर ऑफ इंडिया, स्ट्रैटेजिक
पार्टनर ऑफ इंडिया राइट सिंस 1971, जब हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया था। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इंडिया इज काउंटिंग अपॉन इट्स रिलेशन विथ रसिया, एंड इंडिया इज होपफुल कि हम लोग रसिया को कन्विंस कर पाएंगे। और इंडिया अगर इस वॉर को खत्म कराने में सक्सेसफुल हो पाता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। मैंने आपको कई दफा कहा है कि कोल्ड वॉर के दौरान भारत का जो अप्रोच था उसको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट, या जो मूवमेंट में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था उसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब पोस्ट 1991, स्पेशली पोस्ट 2014, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इन पावर, इंडिया हैज बीन प्लेइंग अ वेरी प्रोएक्टिव रोल इन global politics, but without committing itself to any party or group of countries. तो हम लोग अभी भी न्यूट्रल हैं, जैसे हम लोग कोल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रल थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हुए। बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और मौजूदा टाइम के अप्रोच में थोड़ा सा अंतर ऐसे कहा जा सकता है कि रिलेटिवली NAM वुड बी कंसिडर्ड एज पैसिव न्यूट्रलिटी। रिलेटिवली मौजूदा टाइम के अप्रोच के हिसाब से NAM वाला जो हमारा अप्रोच था वो रिलेटिवली पैसिव न्यूट्रलिटी है। आज के टाइम में वी आर फॉलोइंग एक्टिव न्यूट्रलिटी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप गुड टाइज विथ ऑल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कंट्रीज, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी फ्रेंड टू एवरी मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत की मौजूदा टाइम की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको दो नाम से बुलाया जाता है। या तो आप कह सकते हैं मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, वेयर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, या दूसरा हमारा आप कह सकते हैं कि लक्ष्य है कि वी वांट टू बिकम विश्व बंधु, फ्रेंड ऑफ ऑल एंड कॉन्फ्लिक्ट सॉल्वर। तो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने रसिया विजिट किया था, अब यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, और दोनों ही जगहों पे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाए। अब देखिए पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन खासकर वो अलाइंड है यूक्रेन के साथ, यूएस अलाइंड है यूक्रेन के साथ, चाइना अलाइंड है रसिया के साथ, लेकिन भारत का जो अप्रोच है वो मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी के लाइन में है, जहां हम दोनों ही साइड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये अगर हो पाता है, वैसे तो थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर इंडिया के प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण इस वॉर को एक मीनिंगफुल जगह पे अगर कंक्लूड किया जा सकेगा तो दैट वुड बी अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। इट विल इनहांस इंडियाज स्टेचर एट ग्लोबल लेवल। यूएनएससी वगैरह में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन विजिट के दौरान यूक्रेन को गिफ्ट किए 4 भीष्म क्यूब्स। तो भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, मुद्दा यह है कि भीष्म क्यूब्स जो हैं वो एक तरीके से मेडिकल किट हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में नेसेसरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एक भीष्म क्यूब की मदद से लगभग 200 इमरजेंसी केसेस को डील किया जा सकता है। ये जो भीष्म क्यूब हैं इनको डेवलप किया गया है भारत द्वारा अंडर इंडियन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव ऑफ प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। तो भीष्म क्यूब कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज में मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप किया गया है, और 4 भीष्म क्यूब भारत ने अभी गिफ्ट किया है, या लेंड किया आप रादर कह सकते हैं यूक्रेन को। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिया इज प्रैक्टिसिंग मेडिकल डिप्लोमेसी एज वेल। भीष्म क्यूब के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है, इस तरह का सवाल आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया यूएस डिफेंस सप्लाई एग्रीमेंट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत और यूएस ने 2 इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट हाल फिलहाल में साइन किए हैं। पहला है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, शॉर्ट में कहें तो सोसा, और दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑन द असाइनमेंट ऑफ लाइजन ऑफिसर। ये जो दूसरा वाला अग्रीमेंट है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। लाइजन ऑफिसर का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल
जो किसी एक इंस्टीट्यूशन या कंट्री या एजेंसी के बिहाफ पे दूसरे देश या इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करे, उसको कहा जाता है लाइजनिंग ऑफिसर। तो ये जो दूसरा वाला अग्रीमेंट है, इसके हिसाब से भारत और अमेरिका अपने अपने एक लाइजन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ताकि दोनों देशों के लाइजन ऑफिसर्स का काम रहेगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को फर्दर डेवलप करने में वो नेगोशिएट करें, कोऑपरेट करें। एकदम सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बातें हैं नहीं, कि इंडिया और अमेरिका लाइजन ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे अपने अपने, जो एक दूसरे देशों के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में कितना और पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सेकेंड अग्रीमेंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो वी विल रिटर्न अगेन ऑन द फर्स्ट वन, सोसा, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा भी जा सकता है। तो सोसा कैसा है? सोसा एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसकी मदद से both sides will help each other with defense equipment and technology, especially in the time of emergency। मान लीजिए कि कभी वॉर शुरू हो गया, कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई, उस केस में भारत और अमेरिका ने अंडर सोसा एग्रीमेंट कमिट किया है कि हम एक दूसरे को डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी से सहयोग देंगे। सोसा एग्रीमेंट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। यू कैन सी इंडिया एंड यूएस inked non-binding agreement to ensure mutual access to industrial resources, especially defense industrial resources। तो वैसे तो नॉन बाइंडिंग है, बट फिर भी इट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एज फार एज डिफेंस ऑफ टू साइड्स आर कंसर्न। देखिए भारत, अब इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा छुपाने वाली बात है नहीं कि अमेरिका का जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी सुपीरियर है। तो सोसा एग्रीमेंट से भारत को फायदा हो सकता है, खासकर इस डिफेंस कोलैबोरेशन से। ड्यूरिंग द क्राइसिस टाइम इंडिया विल गेट सम कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दिस सोसा एग्रीमेंट। मान लीजिए पाकिस्तान से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सोसा एग्रीमेंट विल ensure कि इंडिया will have accessibility to some of the defense equipments and technology in the time of crisis। This SOSA will also help in interoperability, मतलब the equipments that are being used, defense equipments that are being used on the platform of US defense agencies, those equipments can be directly brought and used on the Indian defense agencies platform। देखिए सारे मशीन, सारे हथियार ऐसा तो नहीं कि आज इट इज उठा करके आप वहां से ला करके भारत में अप्लाई कर देंगे। सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, सिस्टम अलग होता है, तो इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में ला करके अप्लाई करने में। बट इस एग्रीमेंट की मदद से जो इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी इंश्योर की जाएगी, मतलब वहां से उनको भारत में ला करके इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरीके से यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि क्राइसिस के सिचुएशन में इन डिफेंस इक्विपमेंट्स की इंटर ऑपरेबिलिटी नेचर का बेनिफिट उठाया जा सके। ऑफ कोर्स इस अग्रीमेंट की मदद से भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो थोड़ा मॉडर्नाइज होगा, बिकॉज दिस अग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। So when technology will be transferred from US to India, some critical defense technologies will help Indian defense manufacturers to also manufacture defense equipments in modern line as per the security requirement of the country। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चंद्रयान 4 एंड डेबरी फ्री मिशन। इसी आर्टिकल में दो बातें की गई हैं, चंद्रयान 4 के डिजाइन की बात की गई है एंड डेबरी फ्री मिशन की बात की गई है। तो दोनों को देखेंगे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमने कल भी देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में 23 अगस्त इज नाउ सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एज नेशनल स्पेस डे, क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन चंद्रयान 3 हैड कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ मून। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर स्पेस एजेंसी इसरो इन द फील्ड ऑफ स्पेस, एंड दैट इज वाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया नेशनल स्पेस डे। इसी ओकेजन पे कल के दिन एक सेलिब्रेशन के दौरान
इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब ने कहा कि चंद्रयान 4 का डिजाइन भी अब फाइनलाइज हो चुका है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2027। चंद्रयान 4 का मिशन क्या होगा वो देखते हैं। चंद्रयान 4 का मकसद होगा मून सरफेस से रॉक सैंपल्स को वापस अर्थ पे लेकर के आना, जिसको फिर स्टडी करके हम लोग मून के बारे में और ज्यादा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान 4 के अंदर 5 अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल्स थे, चंद्रयान 4 में 5 अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे। 2 मॉड्यूल तो ऐसा होगा जो एक बार मून सरफेस पे लैंड होने के बाद, मून सरफेस पे जो लैंडर होगा सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद उससे 2 मॉड्यूल्स डिटैच होकर के बाहर निकलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, वहां से रॉक सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आएंगे। फिर अर्थ से एक और मॉड्यूल भेजा जाएगा जिसका काम रहेगा कि रॉक सैंपल कलेक्ट होने के बाद जो 2 मॉड्यूल्स ने रॉक सैंपल कलेक्ट किए हैं उनको वापस रिट्रीव करके अर्थ पे लेकर के आए। तो 2 modules will detach itself from the main spacecraft and will collect rock sample, and these collected samples will be again transferred back on the earth with help of a separate earth return vehicle which will be sent from earth। ये जो separate earth return vehicle होगा it will be a kind of re-entry vehicle। re-entry vehicle इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको अर्थ से भेजा जाएगा, ये मून के इन रॉक सैंपल कलेक्ट करने वाले मॉड्यूल्स को गैदर करेगा और वापस उनको अर्थ पे लेकर के आएगा, यानी कि अर्थ से जाएगा मून पे और मून के ऑर्बिट में और वापस से वो अर्थ में री एंट्री करेगा। तो आई जस्ट होप कि आपको डिजाइन ऑफ चंद्रयान 4 समझ आ गया है। चंद्रयान 4 का मकसद है मून सरफेस से रॉक सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पे लाना। इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स या 5 मॉड्यूल्स अटैच्ड होंगे और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा री एंट्री व्हीकल जो बाद में भेजा जाएगा। चंद्रयान 4 में पहले लैंडर जाएगा और फिर उससे रॉक सैंपल कलेक्ट होगा और बाद में एक री एंट्री व्हीकल भेजा जाएगा जो रॉक सैंपल कलेक्ट करने वाले मॉड्यूल्स को वापस से फेच करके एक्सट्रैक्ट करके अर्थ सरफेस पे वापस लाएगा। साथ ही साथ हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब ने यह भी कहा कि चंद्रयान 5 का भी डिजाइन फाइनल हो चुका है, बट चंद्रयान 5 का क्या ऑब्जेक्टिव है या उसको कब लॉन्च किया जाएगा दैट हैज नॉट बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड, इसलिए अभी हम लोग चंद्रयान 5 की बात नहीं करेंगे। सो नाउ रिटर्निंग बैक टू चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 में एक बड़ी स्पेशल सी बात है। चंद्रयान 4 में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी या एक स्पेशल आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मैनिफेस्ट करेगी इसरो, जिसका नाम है डॉकिंग टेक्नोलॉजी। डॉकिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है पहले वो समझते हैं और फिर आएंगे चंद्रयान 4 के ऊपर। देखिए, डॉकिंग का मतलब होता है स्पेस के अंदर ही 2 इक्विपमेंट्स एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है डॉकिंग। डॉकिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट इन लूनर ऑर्बिट्स, यानी कि मून के अराउंड ऑर्बिट करते हुए अगर 2 स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए तो उसको कहा जाता है डॉकिंग। जैसे एक आया कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ मून के ऑर्बिट में पहले रोटेट हो रहे हैं और फिर धीरे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो जाए तो इसको कहा जाता है डॉकिंग इन द स्पेस इटसेल्फ। और ये जो चंद्रयान 4 है इसमें एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी या यूज की जाएगी जिसका नाम है डॉकिंग इन द लूनर ऑर्बिट। होगा क्या कि एक बार जब रॉक सैंपल कलेक्ट हो जाएगा तो रॉक सैंपल कलेक्ट होने के बाद ये जो कंपोनेंट होगा मॉड्यूल जिसने रॉक सैंपल कलेक्ट किया है ये दोबारा से राइज करेगा और ये पहुंचेगा मून के ऑर्बिट में और वहां पे ये घूमना शुरू करेगा। अर्थ से एक रिकवरी मॉड्यूल भेजा जाएगा, ये वाला अर्थ रिटर्न व्हीकल। तो रॉक सैंपल कलेक्ट हो गया और वो रॉक सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये मॉड्यूल राइज करके मून के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। अर्थ से फिर अर्थ रिटर्न व्हीकल भेजा जाएगा और ये अर्थ रिटर्न व्हीकल भी जाकर के मून के अराउंड ऑर्बिट करना शुरू करेगा। फिर दोनों ऑर्बिट करते करते एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जब कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद वापस से ये जो मॉड्यूल है अर्थ से जो बाद में भेजा गया था अर्थ रिटर्न व्हीकल वो फिर वापस आएगा और इस तरीके से
ये जो रॉक सैंपल कलेक्ट हुआ है मून सरफेस से, उसको हम लेकर के वापस अर्थ पे आ सकेंगे। तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल स्टेप है वो है ये रॉक सैंपल कलेक्ट करने वाला मॉड्यूल और अर्थ से ये रिट्रीवर मॉड्यूल का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना इन द लूनर ऑर्बिट, जिसको कहा जाता है डॉकिंग, वो सबसे क्रिटिकल स्टेप है चंद्रयान 4 के अंदर। उसके अलावा नेशनल स्पेस डे के सेलिब्रेशन के दौरान ये भी कहा गया कि इसरो इज नाउ कमिटेड टू मेक ऑल इट्स स्पेस मिशन डेबरी फ्री बाय 2030। 2030 के बाद से जितने भी स्पेस मिशन होंगे इसरो के, उन सब में डेबरी क्रिएट नहीं होगा स्पेस के अंदर। तो स्पेस डेबरी होता क्या है? देखिए, हमने अर्थ से मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट भेजा, और सैटेलाइट तो स्पेस में हमने लॉन्च कर दिया इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, लेकिन जो रॉकेट गया था साथ में, वो रॉकेट का पार्ट तो स्पेस में ही रह जाता है। तो वो जंक पार्ट विच इज लेफ्ट इन स्पेस, उसी को कहा जाता है स्पेस जंक या स्पेस डेबरी। दीज आर डिफंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यूजलेस ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइंग इन द स्पेस, और वो वैसे ही वहां पड़े रहते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटी तो है नहीं, तो वहां पे वो फ्लोट कर रहे हैं। दिस स्पेस डेबरी इंक्लूड्स डिस्कार्डेड सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट पार्ट्स या ब्रोकन स्पेसक्राफ्ट्स। अब स्पेस डेबरी से समस्याएं क्या हैं? धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है, एक सिंड्रोम बताया गया है, केसलर सिंड्रोम इसको कहते हैं। केसलर सिंड्रोम इज अ थ्योरेटिकल सिचुएशन विच में अराइज इन फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू विच स्पेस के अंदर इतने सारे जंक कंपोनेंट हो जाएंगे, इतने सारे स्पेस डेबरी हो जाएंगे कि भविष्य में कोई नया सैटेलाइट भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि आप नया सैटेलाइट भेजेंगे, वो सैटेलाइट जाकर के किसी ना किसी स्पेस डेबरी से टकराएगा और वो नया सैटेलाइट भी डिफंक्ट हो जाएगा। सो दैट इज एन आइडिया, दैट्स जस्ट अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल नोशन, जिसको नाम दिया गया है केसलर सिंड्रोम। बट केसलर सिंड्रोम की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, अगर हम लोग जिस तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, अगर वो कंटिन्यू करते रहे, तो जिस रफ्तार से स्पेस डेबरी बढ़ रहा है, केसलर सिंड्रोम में बिकम रियलिटी वेरी सून। और उससे होगा क्या कि नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो उनको ऐसे पाथ या ऐसे ट्रैजेक्टरी से लॉन्च करना होगा जिसमें कोई भी डेबरी उनके रास्ते में ना आए। तो ये बहुत कठिन हो जाएगा नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, अगर करते भी हैं तो उसका कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। तो इस कारण से स्पेस डेबरी को अवॉइड करना इज इंपॉर्टेंट इफ वर्ल्ड कंट्रीज हैव टू बिहेव इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो एथिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पेस एथिक्स, आजकल तो नए नए एरियाज में एथिक्स में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो कंट्रीज स्पेस फील्ड में काफी डेवलप्ड हैं, जैसे यूएस हो गया, भारत है, ऐसे देशों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना होगा। अदरवाइज इन फ्यूचर sending any space mission would be impossible for any country. So we have to be responsible. The way we have to be responsible with respect to greenhouse gas emission, similarly we have to be responsible with respect to sending of the space mission. और उसी डायरेक्शन में इसरो ने कमिट किया है कि 2030 तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिसकी मदद से हम स्पेस डेबरी क्रिएट ही नहीं करेंगे इन एनी ऑफ आवर स्पेस मिशन। इस तरीके से हम स्पेस में मिशंस को लॉन्च करेंगे। तो मोस्टली हम लोग क्या करेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। वो जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो रॉकेट का कोई भी ब्रोकन पार्ट स्पेस में नहीं रहेगा। और सैटेलाइट्स भी ऐसे लॉन्च करेंगे कि वंस देयर लाइफ साइकिल इज ओवर, तो वो सैटेलाइट को हम लोग वापस से अर्थ पे री एंट्री करा करके उसको कहीं ना कहीं जैसे किसी ओशन में हम लोग सबडक्ट करा दें। इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे। अभी स्पेस जंक या स्पेस डेबरी से बचने के लिए इन एनी ऑफ आवर स्पेस मिशन इसरो लेकर के आ रहा है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा के अंतर्गत एक रडार सिस्टम बनाया जाएगा जो हमारे किसी भी नए स्पेस मिशन को गाइड करेगा ताकि उनके रास्ते में कोई भी स्पेस डेबरी ना आए। ये जो प्रोजेक्ट नेत्रा के अंदर जो रडार सिस्टम बनाया जा रहा है, इसके लिए जो साइट चुना गया है वो है एट चंद्रपुर नियर गुवाहाटी। तो केसलर सिंड्रोम हमने डिस्कस किया, स्पेस डेबरी डिस्कस किया, प्रोजेक्ट नेत्रा डिस्कस किया। इन तीनों को मिलाकर के मैंने आपको एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है। आप
बड़े आराम से इस डिस्कशन के बेसिस पे इस आंसर को लिख सकते हैं, बट इफ नीडेड यू कैन सी द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द आंसर। बट आंसर एक रोज लिखना जरूर है, याद रखिएगा। The next article is about PM Wani scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या है PM वानी स्कीम, समझते हैं। देखिए, पहले याद कीजिए कैसे पीसीओ बूथ हुआ करते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसेस, जहां से जाकर के हम लोग कॉल करते थे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को। तो अब तो पीसीओ बूथ की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन सबके पास है। लेकिन अभी भी मोबाइल फोन में डेटा सर्विस सबके पास नहीं होता है। डेटा सर्विस इज स्टिल अ प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टिल अ प्रॉब्लम। तो सब लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी मिल पाए, वाईफाई सर्विस मिल पाए, इसके लिए भारत सरकार ने स्टार्ट किया पीएम वानी स्कीम, जिसमें पुराने जमाने में जैसे फोन करने के लिए पीसीओ हुआ करते थे, वैसे ही अब पीडीओ बनाए जाएंगे, पब्लिक डेटा ऑफिसेस बनाए जाएंगे। पब्लिक डेटा ऑफिसेस जैसे चाय की दुकान पे, छोटे मोटे कैफे पे ऐसा वाईफाई इस्टेब्लिश किया जाएगा, वाईफाई यूनिट इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहां से आम जनता जाकर के कुछ चार्जेस पे करके, बेसिक नॉमिनल सा चार्जेस पे करके इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर के इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। ये काम होगा पीडीओ का। जैसे पीसीओ पे जाकर के हम लोग कॉल कर लेते थे, वैसे ही पीडीओ पे जाकर के हम लोग इंटरनेट सर्विस अवेल कर पाएंगे बाय पेइंग सम नॉमिनल फीस। तो वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा बाय पीडीओस। अब ये जो पीडीओस हैं, ये कोई भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर जैसे कि चाय वाला, ये सब लगा सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीओस आर लोकल शॉप्स, रिटेलर्स, किराना वाला, स्टोर कीपर्स। दे कैन डिप्लॉय पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स एंड कनेक्ट द लास्ट माइल अंडर पीएम वानी प्रोग्राम। बट पीडीओस को, ये जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस हैं, इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होगी पीडीओए की, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स की, जो स्टैब्लिश किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज इन डिफरेंट एरियाज। तो एक होगा पीडीओए, मान लीजिए कि गुवाहाटी का एक पीडीओए है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। ये किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जैसे जियो से कनेक्शन लेगा और फिर अलग अलग पीडीओस को, कैफेज को, चाय शॉप्स को वो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कराएगा, और इन पीडीओ से आम जनता आकर के कनेक्ट करके और वाईफाई सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएगी बाय पेइंग सम नॉमिनल चार्जेस। पीडीओस खोलने के लिए कोई अलग से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से डेटा सर्विस कुड बी गिवन टू कस्टमर्स एट अ लोअर कॉस्ट। दैट इज द इंटेंशन ऑफ पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम की मदद से भारत सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाए। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ को अनलीश किया जाए। जैसे कई सारे बिजनेसेस आजकल ऑनलाइन चलते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू एंड ऑल। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मतलब यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट कनेक्शंस इन ऑर्डर टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा विथ हेल्प ऑफ पीएम वानी स्कीम। ई गवर्नेंस मतलब कई सारे गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं आजकल ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आरटीपीएस, जिसका नाम अब हो गया सेवा सेतु पोर्टल असम के अंदर, उसमें 21 तरीके के सर्विसेज है जो ऑनलाइन हम लोग अवेल कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट्स वी कैन अवेल फ्रॉम देयर। तो ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, और वो हो पाएगा विथ हेल्प ऑफ पीएम वानी स्कीम। और देश के अंदर हमारे जो डिजिटल डिवाइड है, कई सारे लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, दे आर हैविंग एक्सेसिबिलिटी टू डिफरेंट सोर्सेज, पढ़ने के सोर्सेज या एंटरटेनमेंट के सोर्सेज, जबकि कई सारे लोगों के पास ये नहीं है। तो इन दोनों तरह के कम्युनिटी के बीच में जो डिफरेंस हुआ उसको कहा जाता है डिजिटल डिवाइड। उस डिजिटल डिवाइड को भी एड्रेस किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ पीएम वानी। अब करंट न्यूज ये है कि टेलीकॉम सेक्टर का जो रेगुलेटर है, टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर मतलब डेटा सर्विस का भी रेगुलेटर हो गया वो। टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि आप अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन रेट्स को थोड़ा घटाएं। क्यों घटाने के लिए कहा है? क्योंकि पीएम वानी स्कीम शुरू हुआ था साल 2020 में ही विद द एम ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग इंटरनेट एक्सेस, लेकिन अभी तक आपको पता है पीएम वानी स्कीम हैज नॉट पिक्ड अप। आपको कहीं पीडीओ दिखा है क्या? मुझे तो नहीं दिखा।
तो PM1 स्कीम शुरू हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक उसका फायदा ग्राउंड रियलिटीज में हो नहीं पा रहा है। और इस कारण से अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा सा रेट गिराएं। अभी कैसा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स PDOA को साल भर का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का चार्ज करते हैं 8 लाख रुपए। तो जब इतना महंगा वो चार्ज करेंगे PDOA को, तो फिर जो डेटा सर्विस है वो आम जनता तक चीपर रेट में पहुंच नहीं पाएगा। दैट इज वाई द पर्पस ऑफ PM1 दैट वाज टू डेमोक्रेटाइज एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेट, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, सिंस द चार्जेस applied by internet service providers are very high. So that is why PM1 scheme was in news. PM1 scheme डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इम्पैक्ट मैग्मा ओशन टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे हमने जो क्वेश्चन दिया था, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। RLVTDA तो काफी सरल था, इसमें रीयूजेबल से ही आप गेस कर सकते थे, ऑप्शन बी। Fixed dose combination, second statement is wrong. Fixed dose are always considered to be safer. No, that's not true. कभी कभार वो टॉक्सिक भी हो सकता है। So correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.